Hello students, how are you? Hope you all are fine. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा चल रहा है हम लोगों का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन क्या था? तो फ्लक्स फाई ई, किसी भी एरिया की अगर हम बात करें, किसी स्मॉल एरिया, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं है और एरिया का डायरेक्शन हम इधर की तरफ लेते हैं डी ए वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल अगर थीटा हो, तो इस स्मॉल एरिया के थ्रू से स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। ये बात हम लोगों ने देखा था। अगर कोई बड़े एरिया के थ्रू से फ्लक्स मुझे निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है ना। लेकिन यही फॉर्मूला ई डॉट ए बन जाता है किसी बड़े एरिया के लिए जब एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छी बात है। अब कल हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, मतलब ये टोटली ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन एज E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन एज E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देन फाइंड फ्लक्स थ्रू, find flux, electric flux through open area x square plus y square is equal to r square। x square plus y square is equal to r square। अगर मैं दूसरे एक और एरिया की बात करूं, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। एक और एरिया की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए मुझे ये तीन टाइप का एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है। ये एरिया कितना है ये मुझे अब निकालना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक ओपन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन किस चीज का है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। आप लोग 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन xy प्लेन व्हिच रेडियस इज r एंड सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। मतलब ये इक्वेशन ध्यान देंगे, इस फॉर्मेट को लिख लेंगे और याद रखेंगे कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है जिस सर्किल का रेडियस तो r है और सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है। तो देखिए x स्क्वायर को मैं x माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y स्क्वायर को मैं y माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ये भी इक्वेशन एक सर्किल का है। ये इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच सेंटर at 0, 0 मतलब ओरिजिन एंड रेडियस इज r। अब एक बात बताओ, तो सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज r, और ये सर्किल का प्लेन क्या है? तो xy प्लेन। ये सर्किल किस प्लेन में होगा? xy प्लेन। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, इसका मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूं तो किसका एरिया मुझे लिखना पड़ेगा? इस ओपन सरफेस का जिसका इंफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। उसके एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर्किल का एरिया। सर्किल का रेडियस कितना है? r, तो पाई आर स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया एरिया का। डायरेक्शन किधर की तरफ लेंगे? तो देखिए ये सर्किल किस में है? XY प्लेन में है। तो XY प्लेन में ओपन सरफेस का डायरेक्शन मैं किधर ले सकता हूं? तो ओपन सरफेस का डायरेक्शन मैं कहीं भी ले सकता हूं, है ना। तो मैं अब XY प्लेन का कोई भी एरिया हो उसका डायरेक्शन मैं पॉजिटिव जेड की तरफ ले लूं या नेगेटिव जेड की तरफ ले लूं। कल बताया था मैंने XY प्लेन,
है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये XY प्लेन है तो इसका डायरेक्शन मैं Z की तरफ ले सकता हूं, तो पाई आर स्क्वायर के कैप, पाई आर स्क्वायर के कैप। अब जब फ्लक्स निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के थ्रू से फ्लक्स निकालना होगा, तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट ए। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ई डॉट ए बिकॉज ई कांस्टेंट है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, तो ई डॉट ए हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट एरिया, एरिया कितना लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर के कैप, पाई आर स्क्वायर के कैप। अब डॉट लगाएंगे तो i के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो i है नहीं, i का कोएफिशिएंट 0, तो 2 इंटू 0 0 प्लस इधर तो j है लेकिन इधर j नहीं है, 3 इंटू 0 0 प्लस इधर k का कोएफिशिएंट 4 है और इधर k का कोएफिशिएंट पाई आर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो। ओके, उसी लॉजिक को, इसी चीज को मैं यहां पे अब अप्लाई करूं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी एक सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसका रेडियस आर है ना। दूसरी बात, अगर हम इस सर्किल की बात करें कि वो सर्किल किस प्लेन में है, तो वाईजेड प्लेन में है, किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है कि नहीं। वाईजेड प्लेन में ओपन सरफेस का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि वाई और जेड है यहाँ ना, तो वाईजेड प्लेन का सर्किल है, यानी यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्किल का एरिया, और डायरेक्शन किधर की तरफ, तो आई कैप, क्योंकि वाई और जेड है तो वाईजेड प्लेन का एरिया एक्स में चला जाएगा, वाईजेड प्लेन का एरिया एक्स में। यहाँ पे फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ पे फ्लक्स फाई हो जाएगा ई डॉट ए, अगेन ई कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट मुझे क्या लेना होगा, पाई आर स्क्वायर आई कैप। तो देखिए यहाँ i का कोएफिशिएंट 2, इधर i का कोएफिशिएंट पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर 3 0 0 4 इधर 0 0, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड प्लेन का एरिया है ना, एक्स जेड प्लेन में ओपन सरफेस है तो एरिया वाई में हो जाएगा, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर जे कैप। और जब फ्लक्स ई निकालोगे ना, यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ ई डॉट ए, फ्लक्स जब निकालेंगे तो जे वाले के कोएफिशिएंट को उठाएंगे यहाँ से, जे का कोएफिशिएंट क्या है 3, क्योंकि आई और के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, इधर तो आई और के है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो जे वाले कोएफिशिएंट पाई आर स्क्वायर, इधर जे का कोएफिशिएंट 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई कहे कि फ्लक्स मैक्सिमम किस सर्किल के थ्रू से होगा, तो फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज इसका एरिया तो सबका सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वाला ज्यादा है, के वाला ज्यादा होने से के वाले डायरेक्शन में जो फील्ड जो एरिया होगा उसके थ्रू से फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट ज्यादा है। अब के यानी जेड में कौन सा एरिया होगा, तो जो एरिया एक्सवाई प्लेन में होगा, तो एक्सवाई प्लेन के थ्रू से फ्लक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे कम फ्लक्स वाईजेड प्लेन के थ्रू से होगा, क्योंकि वाईजेड प्लेन में अगर बात करें ना, तो वाईजेड प्लेन का एरिया किधर की तरफ होगा, वाईजेड प्लेन का एरिया होगा एक्स की तरफ, और एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस 2 है, देख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑलराइट, आगे अगर हम लोग बढ़े तो हमने बात की थी कि ओपन सरफेस का एरिया हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सिचुएशन व्हेन क्लोज सरफेस एरिया की हम बात करें। जैसे देखिए, समझिए, मान लीजिए ये ABCD, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना है, ABCD, ठीक है ना, ये ओपन सरफेस है ना, ये ओपन सरफेस है। अब मैं आप कहो, मान लीजिए ये ABCD स्क्वायर ऑफ साइड A, तो इसका डायरेक्शन मैं किधर की तरफ लूंगा, और यहाँ पे मेरा XY बना हुआ है,
मतलब व्हाइट बोर्ड जो है वो मेरा एक्सवाई प्लेन है। तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर मुझे अगर लिखना होगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है ये, साइड इनटू साइड ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ लेंगे तो मैं ए स्क्वायर के कैप भी ले सकता हूं या ए स्क्वायर माइनस के कैप भी ले सकता हूं, दोनों आंसर ठीक है क्योंकि ये ओपन सरफेस एरिया है। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड कहीं भी ले सकते हैं, ठीक ओके। लेकिन फिर एक सिचुएशन देखो, मान लो नाउ सपोज दिस इज एबीसीडी, मतलब क्यूब का एक फेस हो जाए, ये एरिया जो है वही एरिया जो पहले ओपन था, अकेला था, सिंगल था, वही एरिया एबीसीडी है ना, एक क्यूब का फेस बन गया है। दिस इज द फेस ऑफ द क्यूब, साइड अगेंस्ट क्यूब का ए है। तो अब देखिए गौर कीजिए, अब इसके डायरेक्शन के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ गया। जब यही एरिया किसी क्लोज्ड वॉल्यूम का पार्ट है, क्लोज्ड वॉल्यूम का पार्ट है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर है ना, 3D स्ट्रक्चर हो गया ना, क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो जब ये क्लोज स्ट्रक्चर का एक पार्ट है एबीसीडी, तो अब जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जब क्लोज सरफेस का पार्ट हो जाए कोई भी एरिया है ना, तो आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव लेते हैं। अब आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, तो आउटवर्ड का मतलब जैसे इस क्यूब के एबीसीडी फेस का एरिया मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का फेस है तो वो भी ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ लूंगा, तो बाहर की तरफ, एबीसीडी, क्योंकि हम तो क्यूब के बाहर हैं तो हमारी तरफ एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, क्यूब के बाहर का मतलब। उसी तरीके से अगर इस एरिया का डायरेक्शन लेना होता तो हम इधर की तरफ लेते, इस एरिया का डायरेक्शन लेना होता तो हम ऊपर की तरफ लेते, इस एरिया का डायरेक्शन लेना होता तो हम इधर की तरफ लेते, और एबीसीडी एरिया लेना होगा तो हम इधर की तरफ लेते। अब बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, तो देखिए बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, जेड है, यानी ए स्क्वायर के कैप लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस के कैप गलत हो जाएगा। एबीसीडी, इस एबीसीडी फेस का एरिया का डायरेक्शन मुझे एक के कैप में लेना होगा, माइनस के कैप विल बी रॉन्ग, है ना। लेकिन इसका मैं माइनस के कैप में भी दे सकता था, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हो सकता था क्यूब ऐसे कंप्लीट हो रहा हो, क्यूब बाहर की तरफ कंप्लीट होता तो अंदर में डायरेक्शन हो जाता उधर की तरफ। अगर एबीसीडी के पीछे वाला जैसे यहां हुआ है, एबीसीडी के पीछे क्यूब कंप्लीट हो रहा है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाता, यानी ये तो ओपन है ना। क्यूब कंप्लीट होने के लिए दो तरीके हैं, आप एक इधर से क्यूब कंप्लीट कर दो, यहीं तो पीछे से कर दो, इसीलिए इसके पास दो ऑप्शन है एरिया के, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव की ही वजह से हम आउटवर्ड फ्लक्स को, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। जब कभी भी हम किसी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स निकालेंगे तो आउटवर्ड फ्लक्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। मतलब जब आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ही तरफ होता तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एबीसीडी को क्रॉस करके हमारी तरफ आ रही है, यानी आउटवर्ड आ रही है, तो फ्लक्स एबीसीडी के थ्रू से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ई डॉट ए, तो ई जिधर उधर ही ए, क्योंकि एबीसीडी का एरिया डायरेक्शन भी हमारी ही तरफ है, फील्ड भी हमारी ही तरफ आ रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, जीरो, तो उस समय फ्लक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन वही ध्यान रखना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की तरफ जा रहा होता, एबीसीडी फेस में इधर से जा रहा होता, तो एबीसीडी फेस का एरिया तो हमारी तरफ होता, आउटवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना, तो एरिया हमारी तरफ हो जाता, लेकिन फील्ड अंदर की तरफ हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल क्या हो जाता, 180। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अंदर जाता तो हम क्या कहते हैं, इनवर्ड फ्लक्स, तो इनवर्ड फ्लक्स को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये रटने की जरूरत नहीं होती है, मैंने वैसे लिख दिया है, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो हमें क्लियर कर देता है कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हो बाहर की तरफ तो पॉजिटिव, और अंदर की तरफ किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो तो फ्लक्स नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिए। ऑलराइट, तो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स हम लोगों ने देखा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन से क्लियर होगा इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स का कॉन्सेप्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इज इक्वल टू E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप। E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी रीजन में, स्पेस में। E1 E2 E3 तीनों कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और एक फिगर मैं बना दूं, अगर एक फिगर मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज ए क्यूब एक्स वाई जेड। ये क्यूब है, क्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यूब के 6 फेस होते हैं। इस क्यूब के थ्रू से फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है। फ्लक्स थ्रू क्यूब, मैं क्यूब का डायमेंशन आपको बता देता हूं। इसका साइड ए है, इसका साइड क्या है, ए है। एक कॉर्नर ओरिजिन पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A,0 है ना। उसी तरीके से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0,A। उसी तरीके से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,A,0। तो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इस प्रकार है कि दिस इज ए क्यूब। इस क्यूब के थ्रू से मुझे फ्लक्स निकालना है, 5 क्यूब है टोटल क्यूब के थ्रू से। तो देखिए, अगर मैं नाम दूं A B C D E F G H, ठीक है ना। तो क्यूब के थ्रू से फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो क्यूब के थ्रू से फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स थ्रू क्यूब को मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू ABCD प्लस फ्लक्स थ्रू GHEF प्लस फ्लक्स थ्रू ABHG प्लस फ्लक्स थ्रू BCEF प्लस फ्लक्स थ्रू BHEC प्लस फ्लक्स थ्रू AGFD। मैंने 6 फेस के थ्रू से, क्योंकि क्यूब के थ्रू से फ्लक्स निकालने का मतलब होता है, क्यूब में तो 6 फेस है, तो मैं सारे फेस के थ्रू से फ्लक्स निकालूंगा। सारे फेस के थ्रू से मैं फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, फ्लक्स थ्रू ABCD, फ्लक्स थ्रू GHEF, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस, मैंने 6 फेस के नाम लिख दिए, ABCD GHEF ABHG DEFC BCEH AGFD, ठीक है ना, नाम दे दिया। अब देखिए ABCD के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा, जरा देखते हैं। ABCD, पहले ABCD को देखो, ABCD कहाँ है, यहाँ पे है। अब इस एरिया को देखो, ABCD फेस है, क्यूब का फेस है, क्यूब का फेस स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया तो A स्क्वायर होगा, एरिया तो A स्क्वायर ही होगा। वो तो बेशक 6 फेस, सबका एरिया का मैग्नीट्यूड सेम होगा, A स्क्वायर होगा। डायरेक्शन की अगर बात करें तो किधर की तरफ होगा, तो ABCD हमारी तरफ डायरेक्शन होगा, है ना। ये डायरेक्शन हमारी तरफ, यानी प्लस जेड एक्सिस की तरफ आएगा इसका डायरेक्शन। प्लस जेड एक्सिस का मतलब, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी A स्क्वायर K का है, A स्क्वायर K का है। अब देखो ABCD के थ्रू से फ्लक्स निकालने के लिए मुझे डॉट कराना पड़ेगा पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब मैं डॉट कराऊंगा, क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे एरिया किस में है, K में है। तो जब मैं डॉट कराऊंगा तो I का कोफिशिएंट और J के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इधर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया K में है, तो I और J कंपोनेंट तो 0 हो गया ABCD फेस का एरिया का। तो E1 इंटू 0 प्लस E2 इंटू 0 खत्म, E3 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E3 इंटू A स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू ABCD। फिर फ्लक्स थ्रू GHEF, देखिए GHEF के थ्रू से फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो जरा GHEF एरिया को देखो। तो GHEF एरिया किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा ना, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड का मतलब होता है, हम तो क्यूब के बाहर है ना, क्यूब तो है एक। आउटवर्ड का मतलब होता है कि हम बाहर से देख रहे हैं, वी आर आउटवर्ड, मतलब हम यहां खड़े हैं। इस GHEF एरिया को देखने के लिए मुझे यहां होना होगा, ABCD एरिया को देखने के लिए हम यहां खड़े थे, तो हमारी तरफ एरिया का डायरेक्शन, जब इधर गए तो आउटवर्ड नॉर्मल यानी हमारी तरफ, यानी GHEF एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, जेड के अपोजिट, जेड के अपोजिट। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस K कैप, माइनस K कैप। अब जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर से एरिया का तो केवल जेड कंपोनेंट है, वो भी नेगेटिव,
तो E1 इंटू जीरो, E2 इंटू जीरो, E3 इंटू ए स्क्वायर और माइनस लगा हुआ है, -1 इंटू 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ E3 ए स्क्वायर, ये खत्म, प्लस ABHG, ABHG के थ्रू से फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए जरा ABHG, ये एरिया कहां पे है, ये एरिया ये वाला होगा, इस एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा डायरेक्शन, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होगा, लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें तो ऊपर प्लस वाई है यानी जे कैप। अब जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स के लिए मुझे केवल जे वाले को देखना है, जे का कंपोनेंट कितना है E2, तो E2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा E2 ए स्क्वायर प्लस ABHG खत्म, DCEF, जरा DCEF को देखिए, DCEF इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब किधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि हम नीचे से देखेंगे ना हमारी तरफ, यानी ए स्क्वायर माइनस जे कैप, नीचे की तरफ ए स्क्वायर माइनस जे कैप। जब हम डॉट कराएंगे तो E1 और E3 के थ्रू से कोई की वजह से कोई डॉट प्रोडक्ट में कोई चीज नहीं आएगी, केवल E2, क्योंकि यहां भी जे है, यहां माइनस जे है, E2 इंटू ए स्क्वायर और माइनस यानी प्लस माइनस ऑफ E2 ए स्क्वायर, 1 2 3 4 खत्म, प्लस अब आओ BHEC, BHEC कहां है, तो BHEC इस एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, एक्स की तरफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप, है ना। अब जब डॉट कराएंगे तो केवल E1 के साथ इसका डॉट होगा, क्योंकि आई है, E1 ए स्क्वायर, सो E1 ए स्क्वायर प्लस फ्लक्स थ्रू AGFD, AGFD का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, माइनस आई कैप, ए स्क्वायर माइनस आई कैप, तो जब मैं डॉट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, E1 ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, टोटल फ्लक्स क्या आ गया, जीरो, टोटल फ्लक्स इज जीरो। तो ध्यान रखेंगे यहां से एक थ्योरम निकल के आती है, क्या कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यानी इफ E इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। इफ E इज कांस्टेंट देन फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी क्लोज फिगर को एक ऐसे रीजन में रख दो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू से नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मतलब इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या तो हम ये कहें कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्लोज सरफेस में एंट्री करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एग्जिट भी कर जाए तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने से ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कुछ क्वेश्चन से क्लियर होगा, मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, दिस इज ए हेमिस्फीयर, क्लोज कर दिया मैंने, बेस को जैसे ही बंद किया ये क्लोज हो गया, बेस अगर ओपन रहता तो नहीं होता, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा ये, बेस को बंद कर दूं, है ना, जैसे एक डिस्क लूं सर्कुलर और हेमिस्फीयर के बेस पे रख दूं तो अब ये बंद हो जाएगा। जैसे पतीला होता है ना, पतीला में हम खाना खाते हैं, दूध रखते हैं, तो वो क्लोज नहीं कहलाएगा, है ना, लेकिन ऊपर से अगर मैं एक थाली रख दूं पतीले के ऊपर से तो अंदर अब वो क्लोज, पूरा स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मान लो ये एक हेमिस्फीयर है, इसका कुछ रेडियस होगा r, रेडियस कुछ होगा r, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है E, ठीक है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। देन अभी बात हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इस पूरे के थ्रू से, इस पूरे क्लोज स्ट्रक्चर के थ्रू से, यानी फाई हेमिस्फीयर क्या होना चाहिए? जीरो। अभी बात हुई है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तो किसी भी क्लोज फिगर के थ्रू से नेट फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो। अब इस बात को कैसे समझे? तो इस बात को ऐसे समझिए कि पूरे हेमिस्फीयर के थ्रू से फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो पूरे हेमिस्फीयर के थ्रू से फ्लक्स का मतलब फ्लक्स थ्रू बेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखो बेस के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा? तो बेस, जब हम बेस को देखने जाएंगे तो बेस का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? एरिया का हमारी तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? लेफ्ट से राइट। बेस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? राइट से लेफ्ट, है ना। तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई आर स्क्वायर, है ना। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, यानी इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो ई किधर की तरफ? राइट की तरफ। मैं कोई एक्स वाई नहीं नाम दे रहा हूं, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और बेस के एरिया में 180 डिग्री का एंगल है। तो फ्लक्स थ्रू बेस क्या हो जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस, पता है क्यों? क्योंकि ई डॉट ए होता है फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कितना एंगल है यहाँ? 180, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस सी एस क्या हो जाएगा? जीरो। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? तो ये माइनस इधर जाके प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कर्व्ड सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन बेस के थ्रू से फ्लक्स क्या है? नेगेटिव है ना। पता है क्यों? वही बात आ गई फिर से, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स था। जब हम बेस पे देख रहे थे ना, तो बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा था कि अंदर जा रहा है ना, क्योंकि बेस से कर्व्ड सरफेस की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी जाने की है ना। तो जब हम बेस को देखेंगे ना, तो फील्ड उसे पेनिट्रेट करके वॉल्यूम के अंदर जाना चाहता है, इसीलिए फ्लक्स इनवर्ड है, और इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव आया है। लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस पे आएंगे ना, जब आप यहां आ जाओगे, है ना, इधर से देखोगे कर्व्ड सरफेस को, तो कर्व्ड सरफेस को देखोगे और फील्ड को देखोगे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि ये फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, क्योंकि यही फील्ड लाइंस है ना ऐसे। तो बाहर की तरफ आने का मतलब क्या हो जाएगा? फील्ड लाइन हम पे स्ट्राइक कर रही है, हमारी तरफ आ रही है, यानी आउटवर्ड फ्लक्स, इसलिए आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, पॉजिटिव, और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस देखो पॉजिटिव आ रहा है। आई बात समझ में ना? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ये है इसकी असली। दूसरा यहाँ एक चीज और अप्लाई हुआ, क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या था? जीरो था। क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या था? जीरो था, कह सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, तो इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए एक हेमिस्फीयर होता, ये हेमिस्फीयर होता, लेकिन ये बंद नहीं होता, इधर से बंद नहीं होता इधर जी, तो ये क्लोज तो नहीं कहलाता। और क्वेश्चन ये कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका रेडियस r है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा? कर्व्ड सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन हो जाता कि एक हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस, केवल कर्व्ड सरफेस पूछा है, पूरा हेमिस्फीयर नहीं पूछा है, केवल कर्व्ड सरफेस पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग सहारा ले सकते हैं। पता है कैसे? तो हम क्या करेंगे, हम अपने बेस को बंद कर देंगे, हम अपने मन से, ये काम हम खुद अपने मन से करेंगे। तो अगर मैं अपने बेस को बंद कर दूंगा, तो अब तो मेरा ये सरफेस, ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्लोज सरफेस के थ्रू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लोज सरफेस के थ्रू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे 5 थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस 5 थ्रू बेस इज इक्वल टू जीरो। तो 5 थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 5 थ्रू बेस, यानी बेस के थ्रू से फ्लक्स निकालेंगे और नेगेटिव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं?